नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आप सबको लग रहा होगा सामने से कि अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया और अन्नामलाई दुखी हो गए अमित शाह से, अन्नामलाई दुखी हो गए मोदी से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से। नाराज होकर के अन्नामलाई ने अपनी राह अलग चुन ली, इस्तीफा दे दिया। प्रथम दृष्टया तो यही दिख रहा होगा, दूर दूर तक इसमें सच्चाई नहीं है। मामला बिल्कुल उलट है। इधर अन्नामलाई ने दिल्ली में इस्तीफा दिया और उधर जोसेफ विजय चक्कर खा के गिर गए। चक्कर खा गए गिर गए का मेरा मतलब है कि उनको बेहोश हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन वो मूर्छित अवस्था में चले गए, क्योंकि अब उनको रील नहीं रियल हीरो से टक्कर लेना पड़ेगा। जोसेफ विजय चंद्रशेखर की जाति के बारे में अगर आप पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको उनकी जाति क्या है ये पता नहीं चलेगा। उनके पिताजी क्रिश्चियन हैं, उनकी माता स्टॉन्च हिंदू है, रिलीजियस हिंदू सनातनी महिला है। माता खुद एक बड़ी सिंगर रही हैं, पिता एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं। तो एक विरासत में विजय को फिल्म की एक बड़ी सीढ़ी मिल गई, जिसे चढ़ करके वो अपने शिखर पर पहुंचे, लोकप्रियता के। लोकप्रिय हुए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत लोकप्रियता थी उनकी, और उसका उनको प्रतिफल मिला भी, रिवार्ड मिला भी। पिछले विधानसभा चुनाव में बस थोड़े से विधायकों से वो चूक गए, वरना वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में अपनी सरकार बना लेते। खैर, अभी उनकी सरकार कांग्रेस और सीबीके पर टिकी है, सीपीएम पर टिकी है, सीपीआई पर टिकी है। लेकिन ये जो बाकी जो पार्टियां हैं उसके इक्के दुक्के नेता ही हैं, किसी के एक हैं, किसी के दो हैं, किसी के 5 हैं। इस पर उनकी सरकार टिकी हुई है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि विजय के होश उड़ गए हैं? विजय बेचैन है, इस इस्तीफे से बेचैन है। उनको तो खुश होना चाहिए था कि चलो एक भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा तुरूप का पत्ता था, वो भी बीजेपी का दामन छोड़ गया, तो उनको तो खुश हो जाना चाहिए था। अब परिस्थिति पर थोड़ी गहराई से नजर डालिए। सामने से तो आपको जो दिख रहा था, जो मैंने पहले कहा, वही सामने से दिखेगा, लेकिन अब अंदर की खबर पर थोड़ा तवज्जो डालिए, फिर आपको लगेगा कि अच्छा, ये खेल चल रहा था। अन्नामलाई कोंगू वेल्लालर कोंडोगुरु कोडोगुरु इस जाति से आते हैं। अब जिसका एग्जैक्ट आंकड़ा कहीं पर आपको 5 से 6% दिखेगा, लेकिन कहीं से आपको 6 से 10% दिखेगा। बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। और एमबीसी, जिसको आप बिहार में, उत्तर प्रदेश में ईबीसी कहते हैं, वहां महा बैकवर्ड कम्युनिटी कहा जाता है, एमबीसी उसको कहा जाता है। तो एमबीसी और बीसी, इस दोनों की आबादी लगभग 65% है, और उसमें बीसी की आबादी 45% के आसपास है। 20-21% के आसपास ही ईबीसी की है, और बाकी जो दलित है उसकी एक 10-12% दलित की आबादी है, जिसको आप ट्राइबल कहते हैं, एसटी जिसको कहते हैं। लेकिन ईबीसी और एमबीसी दोनों मिल करके 65% होते हैं। और उसी बीसी कम्युनिटी जिसकी की संख्या 45% के करीब है, उसी बीसी कम्युनिटी से आते हैं अन्नामलाई। एक ऐसी कम्युनिटी से जो लैंड जिनके पास है, विद्या उनके पास है, आर्थिक शक्ति उनके पास है, इनोवेटर्स रहे हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड्स रहे हैं, जमींदार रहे हैं। उनके पास जमीन भी है, आर्थिक रूप से वो खेती किसानी पर वैसे मोटे तौर पर वो आश्रित रहते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी उनके इस कम्युनिटी में कम नहीं है। शिक्षा की भी कमी नहीं है। यहाँ पे शिक्षित भी आपको लोग मिलेंगे इस कम्युनिटी में। तो शिक्षा की भी कमी नहीं है, अर्थ की भी कमी नहीं है, जमीन की भी कमी नहीं है। ऐसे समृद्ध बैकवर्ड कास्ट में जो अन्नामलाई का जो सब कास्ट है,
उनकी गिनती होती है, वेल्लालर कम्युनिटी की, कोंगो वेल्लालर कम्युनिटी की। उनकी गिनती, उनकी आबादी कहीं पे 5 से 10%, कहीं से 5 से 6% है। अब अन्नामलाई ने क्यों रास्ता अलग किया भारतीय जनता पार्टी से, और अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की मजबूरी क्या रही कि अन्नामलाई को उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, उनको जाने दिया गया। आपको क्या लगता है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी इतने बेवकूफ हैं, या उनको राजनीति की बिल्कुल समझ नहीं है, जो इतने करिश्माई नेतृत्व को, इतने करिश्माई नेता को अपनी मांद से जाने देंगे, अपनी झोली से उनको बाहर कर देंगे? बिल्कुल नहीं है। सोच समझ करके ये निर्णय लिया गया है। अच्छा, अगर कोई पार्टी छोड़ करके जाता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पार्टी को बुला भरा कहता, कहता पार्टी को कि साहब देखिए इस पार्टी गलत रास्ते पर चल रही है, ये पार्टी सही रास्ते पर नहीं है, मैं जो चाहता हूं वो करना नहीं चाहती है ये पार्टी, इसलिए मेरे लिए इस पार्टी में कोई भूमिका नहीं थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल जब वो इस्तीफा देकर के निकले तो आप हैरान हो जाएंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की भी खूबसूरती है, और यही अन्ना मलाई की खूबसूरती है, उसका करिश्माई व्यक्तित्व है। अन्ना मलाई टैक्सी की गाड़ी से, टैक्सी से, भाड़े की टैक्सी से मिलने के लिए गए नितिन नबीन से, भाड़े की टैक्सी से मिलने के लिए गए गृह मंत्री से। अद्भुत है, अद्भुत परिदृश्य है, बड़ा ही दर्शनीय है। अब जब वो अमित शाह से मिलने के लिए गए तो भाड़े की टैक्सी से गए। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, कहां के? तमिलनाडु के। वो दिल्ली आए। दुनिया की सबसे धनी पार्टी में से एक है भारतीय जनता पार्टी। इंटरेस्टिंग पहलू है, दुनिया की, एक तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है राजनीतिक पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और आर्थिक रूप से अगर वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो समझिए धनी भी है। आप रिपब्लिकन डेमोक्रेट को छोड़ दीजिए उस तरह से, अब वो तो विकसित राष्ट्र है साहब, तो उनकी पूंजी भी अलग होगी, उनका धन भी अलग होगा, उनका सब कुछ अलग होगा, उससे तुलना मत कीजिए। दुनिया से मेरा तात्पर्य है कि भारत जैसे बड़े जनतंत्र में, और मोटे तौर पर नॉन विकसित, अविकसित देश है, अभी तो विकासशील ही कहेंगे आप भारत को, विकसित देश तो है नहीं, तो विकासशील देश की श्रेणी में आने वाले देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें सबसे समृद्ध पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारत के लगभग जिलों में भारतीय जनता पार्टी के अपने रजिस्टर्ड दफ्तर हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस हैं अपने, मतलब उनका खुद का पार्टी का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है वो, जो पार्टी के नाम से है। और फिर आप जो राष्ट्रीय राजधानी में जो राष्ट्रीय दफ्तर है, उसका तो कहना ही क्या। आप उस दफ्तर में जाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये किसी राजनीतिक पार्टी का दफ्तर है, क्योंकि आपने, हमने, सबने राजनीतिक पार्टी के दफ्तर को पहले भी देखा है, आज से 10 बरस पहले भी देखा है। तो एक हम्बल सा, एक रीजनेबल सा अच्छा ऑफिस होता था, रीजनेबल सा, उसमें आवश्यकता की जितनी सुविधाएं होती थी वो रहती थी। लेकिन अब आवश्यकता से बहुत आगे लग्जरी, लैविश ऑफिस, जिसको आप कहते हैं कॉर्पोरेट, उस तरह के ऑफिस आपको देखने को मिलेंगे। और केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कांग्रेस का भी वैसा ही है, वैसा ही लैविश लग्जरी ऑफिस है। तो एक प्रकार से कंपनी के रूप में आप इन पार्टियों को देख सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जिसका कि इतना लैविश दफ्तर, क्या उनके पास अपने पूर्व अध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर एक गाड़ी नहीं हो सकती? आपको लगता है ऐसा होगा? जिसका इतना बड़ा कुनबा चल रहा हो, मान लीजिए कि कोई बिहार प्रदेश का अध्यक्ष यहां पर आए, तो ये केंद्रीय कार्यालय की ये जिम्मेदारी है कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष के लिए गाड़ी की सुविधा, उनको क्या क्या यहां पर मिलना है, उसकी पहले से प्लानिंग हो जाती है। कोई भी जो अध्यक्ष आता है, तो एक तो जिस स्टेट का वो अध्यक्ष है, उस स्टेट का जो स्टेट हाउस है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, वहां पर वो ठहरता है।
फिर उसके बाद एक प्रोटोकॉल हो जाता है कि उसका, अगर मुख्यमंत्री मंत्री हैं या नेता हैं वो तो है ही हैं, लेकिन अगर कोई आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं तो उसके लिए भी एक गाड़ी का बंदोबस्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब पता नहीं वो जो टैक्सी थी, वो जो भाड़े की गाड़ी थी, उसको पार्टी ने किया था इनके लिए या उन्होंने खुद ने किया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अन्नामलाई जिस गाड़ी से मिलने के लिए गए थे गृह मंत्री से और नितिन नवीन से, वो निश्चित रूप से उन्होंने भाड़े की, क्योंकि उस पर काली पीली पीली बोर्ड थी लगी हुई गाड़ी के ऊपर, पीली तख्ती थी, उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो भाड़े की टैक्सी थी। तो भाड़े की टैक्सी में वो खुद गए होंगे और उन्होंने ये टैक्सी खुद ही हायर किया होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ, सौजन्य की तरफ से नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मेरे गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। वो निश्चित रूप से उन्होंने खुद से वो गाड़ी हायर की होगी और दोनों से मिलने के लिए गए होंगे। ये गाड़ी हायर करने की बात पर मैं बल क्यों दे रहा हूं?